है कि जो दूसरे जो पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो भी जाति आधारित जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना के लिए बात कर रहे हैं, मगर कोई ऐसे रास्ते पे उतर के आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जो बैकवर्ड क्लासेस की राजनीतिक पार्टियां है वो भी ब्राह्मणों की पार्टियों की तरह केवल राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है, राजनीतिक फायदा लेना चाहती है और ये समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। तो इसलिए वो पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे मगर आंदोलन करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चौधरी विकास पटेल ने अगर इसके लिए पहल किया है तो हम उनका समर्थन करेंगे सारे देश भर में, और सक्रिय समर्थन करेंगे, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से समर्थन करेंगे। जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने सरकार के जो केस में है, जो हलफनामा दे करके और इसको जाति जनगणना का रोकने की बात कही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? महाराष्ट्र सरकार ने वो केस खड़ा किया था सुप्रीम कोर्ट में और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वो हलफनामा दाखिल करना पड़ा। तो महाराष्ट्र सरकार के सामने जिला परिषद में रिजर्वेशन देने का मामला है, वो उतना उनका लिमिटेशन मामला है। हमारा मामला केवल जिला पंचायत में रिजर्वेशन देने के लिए ये जनगणना करनी चाहिए ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा नेशनल लेवल का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये डाटा कलेक्ट किए बगैर सरकार अगर कोई विकास का प्लानिंग बनाना चाहती है तो डाटा के बगैर विकास का प्लानिंग कैसे बन सकता है? सरकार कहती है कि ये जाति आधारित गिनती करना बहुत मुश्किल काम है, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों का डाटा कलेक्ट करने का काम सरकार कर रही है। जब सरकार कर रही है और उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ नहीं रही है तो ओबीसी का ही करने के लिए दिक्कत आ रही है, ये बात तो तर्कसंगत लगती नहीं है, तो ये मानने वाली नहीं है। मगर उनको ऐसा लगता है कि आज़ादी मिलकर 75 साल हो गए और 75 साल में अगर वो डाटा सामने आ गया, सामाजिक आर्थिक डाटा भी सामने आ जाएगा, संख्या तो आएगी, सामाजिक आर्थिक डाटा भी सामने आएगा, तो पता चलेगा कि आज़ादी का किसको फायदा हुआ और किसको फायदा नहीं हुआ। अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जितना फायदा हुआ उससे भी बहुत ज्यादा पीछे है बैकवर्ड क्लासेस के लोग, फायदा नहीं हुआ। ये बैकवर्ड क्लासेस जो मंडल कमीशन में 5 प्रकार के लोग हैं। एक सबसे निचले पायदान पर नॉमिडिक ट्राइब के लोगों को मंडल कमीशन में डाल दिया गया, जो बहुत ज्यादा गलत काम किया गया। ये नॉमिडिक ट्राइब के लोगों को ओबीसी की लिस्ट में डालना, क्योंकि वो शब्दों में ही वो नॉमिडिक ट्राइब है, ट्राइब को उन्होंने ओबीसी में डाला, ये तो कोई न्याय करने वाली बात लगती नहीं है। दूसरा उसके ऊपर है एमबीसी। जो रोहिणी कमीशन के कुछ डाटा सामने आया उसके अनुसार पता चला कि प्रथम श्रेणी का 75 साल में एक सिंगल आदमी भी उनका नहीं है। तो अन्याय की तो परिसीमा हो गई, वो तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप से भी गए गुजरे हो गए वो। और इन लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, एक आदमी भी उनको दे नहीं रहे, सारी सत्ता ले रहे इनके समर्थन से। तीसरा है ओबीसी, जो लगभग सारे देश भर में किसान जातियां है। तो इन लोगों को मंडल कमीशन क्रीमी लेयर के साथ लागू किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मंडल लागू तो हुआ मगर 5.4% से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। यह भी धोखाधड़ी की बात है। चौथा मुद्दा यह है कि एससी एसटी ओबीसी से जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ये चौथा ग्रुप है ओबीसी के अंदर, इन लोगों को भी कुछ भी मिला नहीं। जो मिलना चाहिए इन लोगों को, इनको भी कुछ नहीं मिला।
वो धार्मिक भेदभाव के शिकार है। उसमें 4 लोग हो गए। ये जो जितना ओबीसी का ग्रुप है, ये ब्राह्मणों की जो सोशल सिस्टम है, जिसको 75 साल के आजादी में ब्राह्मणों ने हाथ तक टच नहीं किया, यानी उसको खत्म करने की बात तो बहुत दूर की बात है, उसको टच ही नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी किसान जातियां हैं जो मंडल कमीशन में शामिल नहीं है, मगर अब इनको फायदा हो रहा है ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन लागू होने से। तो वो जो बाहर रही हुई जातियां है, उनको लगता है अरे इन लोगों को फायदा हो रहा है, हमको फायदा नहीं हो रहा है, हम मंडल के बाहर रहने की वजह से। तो गुजरात के लेवा कड़वा पटेल लोगों ने आंदोलन किया, महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने आंदोलन किया, साउथ की लोगों ने आंदोलन किया, नॉर्थ में जाट लोगों ने आंदोलन किया। तो ये वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण धर्म के लोग, धर्मशास्त्र के अनुसार ये शूद्र ही है। शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है, शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। तो वो वर्णा सिस्टम में शूद्र है, तो मनुस्मृति के अनुसार तो उनको ही अधिकार वंचित किया हुआ है। तो वो लोग भी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे 5 ग्रुप है मंडल कमीशन में, और ये 5 ग्रुप का जनगणना होनी चाहिए। एक तो ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और उसके साथ में सोशियो इकोनॉमिक डाटा इकट्ठा करना चाहिए, ताकि आजादी में किसको फायदा हुआ और किसको फायदा नहीं हुआ ये भी डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। अंग्रेज जिनको इन लोगों ने वापस देश से भगाया, वो लोग डाटा कलेक्ट कर रहे थे जिनको इन लोगों ने दुश्मन कहा था। तो दुश्मनों ने यह डाटा कलेक्ट करने का काम किया। सारे दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि कोई भी विकास की योजना डाटा के बगैर नहीं बनाई जा सकती। अंग्रेज लोगों ने इनके विकास का प्लानिंग बनाया या नहीं बनाया, मगर डाटा कलेक्ट किया। वही डाटा अभी अवेलेबल है। और आजाद भारत में जब ब्राह्मणों की सरकार आई तो उन्होंने इनका डाटा कलेक्ट करने का ही इनकार कर दिया। जानवरों का डाटा कलेक्ट कर रहे, कुत्ते बिल्लियों का डाटा कलेक्ट कर रहे, मगर इन लोगों को कुत्ते बिल्लियों से भी और जानवरों से भी बदतर मान रहे हैं, डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे। मगर जिन लोगों की वो गिनती नहीं करते हैं, जिनको वो जानवर की तरह ट्रीट करते हैं आजाद भारत में, उनको हिंदू जरूर कहते हैं। ये भी साली बड़ी अजीब किस्म की, नहीं ये हिंदू है, तुम भी हिंदू हो, ये भी हिंदू है। अगर तुम भी हिंदू हो, ये भी हिंदू है, तो इनके विकास के लिए योजना बनाने के लिए डाटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा कलेक्ट करेंगे तो ही विकास की योजना बनेगी। अब जिनका प्रथम श्रेणी का एक भी अधिकारी नहीं है, इसका एक क्लियर मतलब है कि उनके अंदर हायर एजुकेशन 0% है। हायर एजुकेशन होगा तो ही तो आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी होगा। जब उनका 0% प्रथम श्रेणी का अधिकारी है, इसका मतलब है कि उनका हायर एजुकेशन 0 है। जब 75 साल की आजादी में एमबीसी के लोगों का परसेंटेज अगर 0 है, तो हायर एजुकेशन भी 0 है, तो तुम्हारी आजादी के 75 साल को चाटने का क्या, अचार डालने का तुम्हारे आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हो, क्या करने का? मैं तो ये कहता हूं, ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को खड़े होकर सारे देश भर में ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, वो खड़े खड़े मुतना चाहिए ये अमृत महोत्सव पर। ये तुम्हारे ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है, इसका क्या करने का? हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। हिंदुओं की बात कह रहे हैं आप, वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। नरेंद्र मोदी भी अपने आप को ओबीसी बताते हैं और ओबीसी की ही जाति जनगणना नहीं कर रहे हैं। अगर ये फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया होता, फिर तो वो जनगणना करता, मगर ये फैसला आरएसएस के लोगों ने किया। फैसला आरएसएस के लोगों ने किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया कि अगर ये जाति आधारित गिनती की जाती है तो ये लोग जागृत हो जाएंगे और हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। जिसे वो हिंदू धर्म कह रहे हैं वो ब्राह्मण धर्म है।
तो ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए ये सौदा हुआ नरेंद्र मोदी के और ब्राह्मणों के बीच में कि तुम ब्राह्मण धर्म को बचाने का काम करो तो तुमको प्रधानमंत्री हम रखेंगे। तो ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए प्रधानमंत्री बना हुआ है। हिंदू धर्म के कोई धर्म ग्रंथ है? किसी भी ब्राह्मण को पूछो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से है, तो बोलेगा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो उनको कहो अरे ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, हमने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से है पूछा। पंडित जी आपको हमने हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में पूछा। कहा ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म एक ही है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आता, बैकवर्डों को समझ में नहीं आता, हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है। ये ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म एक ही है। और यदि ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म एक ही है तो फिर ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो, हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार क्यों कर रहे हो। नहीं, उसमें खतरा है। क्या खतरा है? पंडित जी जवाब देते हैं क्या खतरा है। ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो ये सारे लोग बोलेंगे ये तुम्हारा धर्म है, तुम देखते रहो, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। ये सारे के सारे छिटक जाएंगे, फिर हम 3.5% अलग पड़ जाएंगे। और 3.5% से तो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बनाया जा सकता, सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा। हम तो इन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हिंदू बना रहे हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए ना हिंदू बना रहे हैं। मेश्राम जी, जिस तरीके से आप कंटिन्यू ब्राह्मणवाद के विरोध में बोलते हैं, बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम बोलते नहीं क्योंकि हमको डर लगता है। आपको डर नहीं लगता इस बात? जो करेज है वो कन्विक्शन से आता है। जो करेज है ना, करेज है ना, हौसला, हिम्मत, वो करेज जो है वो कन्विक्शन अंग्रेजी का शब्द है, करेज भी अंग्रेजी का शब्द है। तो करेज जो है वो कन्विक्शन से आता है। कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन है अपने सिद्धांतों पर ठोस विश्वास। तो हमारा अपने सिद्धांतों पर ठोस यकीन है, ठोस विश्वास है, ढीला मिला नहीं है, ठोस विश्वास है, इसलिए हमारे अंदर करेज है। और इसलिए हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमारे सिद्धांतों पर ठोस विश्वास है। और उस ठोस सिद्धांतों के लिए यदि हमें शहीद होना पड़े तो उसके लिए तैयार है हम लोग। उसके लिए गुजरात में मैं जेल में जाके आ गया, वो ज्यादा देर तक मुझे जेल में नहीं रखा उन्होंने। आपको लंबे समय से आंदोलन का अनुभव है और आपने 30 पॉइंट रोस्टर पे और सीए एनआरसी पे सरकार को झुकाया है, और अभी आपने पूरे ताकत के साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो ईवीएम के विरोध में, जाति आधारित जनगणना के लिए और जो किसान के जो काले कानून है उसके विरोध में आपने सपोर्ट किया है। आप क्या भविष्य देखते हैं इसका? इसमें जो ईवीएम है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को इस बात को तस्लीम किया, इस बात को स्वीकार किया कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सारी छानबीन करने के बाद यह कहा और निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत ने दिया हुआ फैसला संवैधानिक है। और सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि अकेले ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, निर्णय कर दिया। अब दूसरों को नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है ये कहने का मतलब खत्म हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तुम्हारे मानने या ना मानने कोई जरूरत थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, इसका मतलब है वो देश का कानून हो गया। हाँ, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, इसका मतलब यह कानून हो गया। सब लोग माने या ना माने मगर यह कानून हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसले को संविधान के अनुसार कानून की मान्यता है, कानून है।
और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। ये ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013 को। बहुत सही निर्णय दिया था। फिर जो पेपर ट्रेल मशीन दिया उसमें एक और व्यवस्था दी कि जो कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, यदि वो ये एप्लीकेशन करता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि मुझे ये ईवीएम मशीन का रिजल्ट मंजूर नहीं है, पेपर ट्रेल से निकले हुए कागजों की रिकाउंटिंग की जाए, तो वो रिकाउंटिंग करना होगा। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और ऐसा निर्णय देने के पीछे मकसद ये था सुप्रीम कोर्ट का कि इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। उसके विरोध में बीजेपी और कांग्रेस ने 1% मिलान का निर्णय करवाया और फिर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के विरोध में यह काम करवाया। यह सारा षड्यंत्र हुआ। इसलिए हमारी ये मांग है, भारत बंद में हम ये मांग करने जा रहे हैं कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 1% मिलान करने का, जिनको मंजूर है वो उसको करे। हमें रिकाउंटिंग करने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो रिकाउंटिंग करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द तो किया नहीं, वो फैसला अभी भी है। तो 2 फैसले हो गए, तो उस फैसले पर भी अमर किया जाए। इसके लिए भारत बंद में ये ईवीएम के रेफरेंस में हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो हम इसका समर्थन करेंगे पूरी ताकत। क्या सरकार को आप एक बार फिर से झुकाने में कामयाब होने जा रहे हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जो इलेक्टेड एमएलए है, इलेक्टेड एमपी है और इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, वो दुनिया में लोकतंत्र में कहीं पर भी मालिक नहीं होता। और वो जनता ये कहती है 5 साल के लिए दिया रहा हूं, ज्यादा नहीं, फिर अगली बार तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तो जनता के पास ही अधिकार है। नेपाल का जो राजा है, उसके विरोध में जनता उसके राजमहल के सामने जब इकट्ठा हो रही थी, उसने एक दिन पहले ही घोषित कर दिया कि जनता का अधिकार था, जनता ने मुझे राजा बनाया था, मैं जनता को वापस लौट रहा। तो जनता का अधिकार है, जनता के पास अधिकार है। अगर जनता डिसाइड कर ले भारत में कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है वो ईवीएम जबरदस्ती कर ले। ये तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ये गठबंधन करके ईवीएम का घोटाला चलवा रहे हैं ना। अकेले कांग्रेस अगर चलाती तो नहीं चलता, अकेले बीजेपी चलाती तो नहीं चलता। ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस मिलजुल कर रहे हैं। और ये जो मिलान का फैसला रंजन गोगोई ने दिया, वो तो एक औरत ने उसके ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगाया था। उस परिस्थिति में यह फैसला दिया गया है। तो ये ब्लैकमेल करके किया हुआ फैसला है, हम ऐसा मानते हैं। ये रंजन गोगोई का ब्लैकमेल करके किया हुआ फैसला है। 9 अक्टूबर ये बात मैं कहता नहीं, पहले नहीं कहा था, मगर जो पेगासस का मामला आया, वो आने के बाद फिर मेरी राय ऐसी बनी कि वो पेगासस में डाटा एक कलेक्ट किया गया रंजन गोगोई के विरोध में, और फिर वो इस्तेमाल किया गया और उसके द्वारा 3 बड़े फैसले किए गए। एक तो वो फाइटर प्लेन वाले, कौन सा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो 36,000 करोड़ रुपए का या जो खरीद करवाए, राफेल का फैसला जो है वो करवाया गया कि नहीं ये निर्दोष है। दूसरा फैसला वो राम मंदिर का,
और तीसरा फैसला ईवीएम का, मिलान का। ये 3 बड़े फैसले वो ब्लैकमेल से करवाए गए, ऐसा मेरा मानना। एक फैसला नहीं, 3 बड़े फैसले। 9 अक्टूबर को बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आप रैली करने जा रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में, क्या कहेंगे इसके बारे में? उत्तर प्रदेश में ये रैली करने के लिए पूरी जोर हम लोग लगा रहे हैं, पूरी शक्ति हमने इसमें लगाई है। बड़ी रैली हम करेंगे और उस रैली के बाद हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिस्थिति को बदला जाए। परिस्थिति को बदलने की दिशा में हम लोग अपनी रणनीति में काम करेंगे। हम किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए समर्थन नहीं देने वाले। हमारा इंडिपेंडेंट आंदोलन है और हम शर्तों के साथ ही काम करेंगे और शर्तें जनहित में होगी, जनता के हित की होगी, उसके लिए काम करेंगे। और उसके लिए मान लो जो लोग हमारी शर्तें मानते हैं और मानकर सरकार आती है और वो अमल नहीं करती, उस सरकार के विरोध में भी आंदोलन करेंगे। भारत बंद उसके खिलाफ भी करेंगे, उत्तर प्रदेश बंद उसके खिलाफ भी करेंगे, अगर जनता के हक में वो अमल करने का काम नहीं करते, क्योंकि हम जनता के साइड में खड़े रहेंगे। आखिरी मेरा सवाल है कि एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? इस रैली के लिए बड़े पैमाने पर लोग साथ सहयोग करें, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करें और जो जनता चाहती है वो हम करके दिखाएंगे उनके लिए। जो दूसरे लोगों ने आज तक नहीं किया, उन एजेंडों पर हम लागू करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें जो 75 साल के आजादी में जो किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, वही करेंगे। लोगों को रियलाइज होगा कि अरे ये तो पहले से करना चाहिए था। ऐसे काम करेंगे।